सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4% कर दिया है। तो अभी आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक अभी हुई थी और उसमें रेपो रेट को 4.40% से घटा करके 4% कर दिया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को घटा करके 3.35% कर दिया और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को घटा करके 4.25% कर दिया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। बाकी आरबीआई की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना ये आप याद रख लो, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। वैसे मैंने आपको कई बार बताया है इसके डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं। देखो आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 ही है। क्यों? क्योंकि एक थे उन्होंने मार्च में इस्तीफा दे दिया, उनका नाम था एनएस विश्वनाथन। अब 3 कौन कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो माइकल देवव्रत पात्रा, ये इसी साल नए बने थे। बीपी कानूनगो, अभी 1 साल का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया इनका। और एक है महेश कुमार जैन। अभी आपको याद होगा आरबीआई ने सीपीके सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। उसके अलावा महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। अच्छा, एक बार सारी रेट्स में आपको फिर से बता देता हूं। देखो रेपो रेट कितनी हो गई है अब घट करके? 4% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट हो गई है 3.35%। कैश रिजर्व रेशो तो पहले की जितनी है 3%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट घट करके 4.25% हो गई है और स्टेचुटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी ये सेम ही है 18%। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22 मई को। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के मुद्दों की समझ और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को यह मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक मई में जो जो इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। अगर आप में से कोई इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए मैं स्क्रीन पे ये लिख रहा हूं, तो उसे देख देख करके आप बोलना, क्योंकि बोलने से चीजें बहुत सी याद हो जाती है। तो 1 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया था। ट्यूना एक मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया था। मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया। फिर 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। साल में 2 बार मनाते हैं। इस बार हम 9 मई को और 10 अक्टूबर को मना रहे हैं, ये डेट याद रखना। थीम थी इसकी बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया था और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया था। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मतलब। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है, वो मैंने आपको रिवाइज कराया, आपको याद रखने। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, एक और बात आप लोगों को बता दूं, आज शाम को 6 बजे मई महीने के जो अभी चल रहा है उसका तीसरे वाले वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो, यानी कि वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आने वाला है। तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा शाम को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चल पाता, नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। तो अब नोटिफिकेशन छोड़ो, मैंने खुद ने कह दिया, आप लोग शाम को 6 बजे तैयार रहना। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
ओएनजीसी के साथ। ओएनजीसी मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो अभी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया है। इस समझौते से दोनों कंपनियों को अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में तय किए गए अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। एनटीपीसी की बात है तो स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ उनका नाम है गुरदीप सिंह। और आपको याद भी रखना है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है एनटीपीसी, कहां पे? गुजरात में। और अभी एनटीपीसी से एक करंट अफेयर्स में प्रश्न पड़ा था, एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक एचआर डायरेक्टर कौन बने थे? दिलीप कुमार पटेल बने थे। ओएनजीसी की बात करेंगे तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ का नाम है शशि शेखर। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि यानी कि मेमोरी लॉस को रोकने के लिए नई तरीके की खोज की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग के कारण जो याददाश्त में कमी हो जाती है ना, उसे रोकने के लिए नई तरीके की खोज की है। इन्होंने ट्रोजन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया जो न्यूरोटॉक्सिक कणों को दिमाग में रोक सकता है। आपको बता दूं कि चाइना और अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा अल्जाइमर से पीड़ित लोग हैं। अल्जाइमर रोग ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक रोग है। बाकी आईआईटीज का क्वेश्चन आया है तो कुछ आईआईटीज में आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इसने कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के और उसका नाम रखा था रूहदार। इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी बनाया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम रखा था आयुसिंक। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए इसने प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड बनाया था। रीयूजेबल फेस मास्क बनाया है एनसेफ नाम से। और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिलकर के एक समझौता किया है रीयूजेबल पीपीई किट बनाने के लिए। आईआईटी मंडी की बात करेंगे, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था इसने। जबकि आईआईटी रुड़की ने अभी प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। आईआईटी रोपड़ इसने कोविड-19 मरीजों के लिए वर्ल्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था। और आईआईटी गांधीनगर, ये भी न्यूज में था, प्रोजेक्ट आइजेक इसने बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर। ये आपका कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और जो कोणार्क शहर है उसको पूरी तरह से सौरकरण करने के लिए यानी कि उसको सोलराइजेशन करने के लिए, मतलब पूरा सोलर सिस्टम कर दिया जाएगा और उसके लिए एक योजना शुरू की है। तो इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए देगी और इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी। अच्छा, बाकी जो ये यहाँ पे मंदिर लिख रहे हैं उनके बारे में भी जान लो, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है, खजुराहो के मंदिर ये आपका मध्य प्रदेश में है और सबरीमाला मंदिर ये आपका है केरल में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी उड़ीसा की बात कर लें तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर में। और आपको याद होगा इस साल जो पहला एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, भुवनेश्वर में ही हुआ था। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसने अभी मौत जीवन कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। उसके अलावा उड़ीसा ने कहा है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, 1 अप्रैल को मनाते हैं हम उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। और याद रखना उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उसके अलावा देखो हमने बात की है ना अभी कोणार्क सन टेम्पल, उसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा टेम्पल। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। और जो आपका 10 रुपए का नोट है उस पे इसी टेम्पल का चित्र अंकित है। बाकी भारत का जो सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये आपका है हीराकुड डैम, आपके उड़ीसा में है। किस नदी पे है? नदी पे है। बाकी बाराबत्ती स्टेडियम भी पूछा जाता है एग्जाम में और ये है आपका कटक उड़ीसा में। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना महानदी के किनारे। और भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील ये है आपकी चिल्का लेक, जो कि आपके उड़ीसा में है। उसके अलावा याद रखना भारत पेट्रोलियम ने उड़ीसा के बोलंगीर जिले में एलपीजी बोटलिंग प्लांट लगाया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने सिडबी के साथ समझौता किया है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सिडबी के साथ समझौता करके यूपी स्टार्टअप
फंड की शुरुआत की है। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंप दी है और प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल, उनके स्किल्स के आधार पर रोजगार दिया जाएगा और राज्य के युवाओं को स्टार्टअप बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको सिडबी के बारे में बताता हूँ। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर याद रखो इसका आप, हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी और इसके सीएमडी का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2023 तक। तो अभी प्रधानमंत्री जो वय वंदना योजना है उसकी अवधि को 3 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। वैसे ये योजना अभी 30 मार्च 2020 को ही खत्म हो गई थी और इसे शुरू कब किया गया था? 2017 में। तो इस योजना में भारतीय जीवन बीमा LIC 10 सालों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन देती है। तो इसके तहत जमा धनराशि पर बुजुर्गों को 7.4% की दर से ब्याज मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ योजनाएं और न्यूज में थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, तो अभी इसके लाभार्थियों की जो संख्या है वो 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो ये भी न्यूज में थी, ये आप ध्यान रखना। क्या क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो ये याद रख लो। पहले तो कब शुरू हुई थी? तो ये 2018 में शुरू हुई थी और पहले इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था। इसमें हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी न्यूज में थी क्योंकि उसको 4 साल पूरे हो चुके हैं। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रांची ने। रांची ये आपके झारखंड की राजधानी है। तो अभी रांची जिला प्रशासन ने पैदल श्रमिकों की थकान वाली यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अधिकारी हैं वो इन श्रमिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भैया उन्हें कहाँ पर जाना है, उनका डेस्टिनेशन क्या है। फिर उन्हें परिवहन सुविधा दी जाती है कि आप भैया इस बस में बैठ जाओ, ये आपको वहां तक छोड़ देगी, इस तरीके से। अब झारखंड की बात है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल हमने कहा रांची है। अच्छा, RRB PO के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना रांची में है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो झारखंड के धनबाद को कहते हैं। वैसे झारखंड का जो खूंटी है वो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपके अर्जुन मुंडा जी का, जो कि जनजातीय मंत्री है। ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू इसकी गवर्नर है। और अभी कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयां देने के लिए झारखंड सरकार ने कोबोट नाम से एक रोबोट भी लॉन्च किया था। अभी पान मसाले पर 1 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया इन्होंने। यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, एक सिंह भूमि हाथी रिजर्व भी है यहाँ पे, और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने CBSE के द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक को रिलीज किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो हमारे HRD मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने CBSE के द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक्स को रिलीज किया है। तो इन बुक्स में शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल हैं। 3 बुक जो हैं इनके नाम क्या क्या हैं? साइबर सेफ्टी हैंडबुक, इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स और 21 सेंचुरी स्किल्स। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार, और अभी इनका नाम न्यूज में भी था क्योंकि अभी इन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिससे कि जो JEE मेंस और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको मॉक टेस्ट देने में मदद मिल सके। इसके अलावा अभी इन्होंने उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन भी लॉन्च किया था। देखो, CBSE से तो आप एक पॉइंट याद रख लो जो भी न्यूज में था। अभी इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम है मनोज आहूजा, ये आप याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट बनाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नवरक्षक। तो अभी भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से बने PPE किट को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बनाया है और इसको नाम दिया है नवरक्षक। नवरक्षक का मतलब होता है उपन्यास रक्षक, और इसके 2 विशिष्ट कारक हैं यानी कि फैक्टर्स हैं। एक है इष्टतम सुरक्षा, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑप्टिमल प्रोटेक्टिवनेस, और दूसरा है इष्टतम श्वसन यानी कि ऑप्टिमल ब्रीथेबिलिटी।
और इसमें एक बिल्कुल नए तरह के सांस लेने योग्य कपड़े की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। बाकी सहयोग की बात करेंगे, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया था सर्वे ऑफ इंडिया ने। और जो ये जलस्वा और ये मगर आप देख रहे हो, ये दोनों भारतीय नौसेना के जहाज हैं। ये भी न्यूज में रहे थे क्योंकि अभी आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने एक समुद्र सेतु नाम से अभियान चलाया था। क्यों चलाया था? मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए। तो वहां पे इन 2 जहाजों का इस्तेमाल किया गया था, ये आपको याद होगा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला यानी कि सीरीज का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो अभी आईसीसी ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के लीडर्स को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाकी आईसीसी की बात कर लेंगे। स्थापना इसकी 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। और इसके सीईओ का नाम भी याद रखना, मनु साहनी, जो पिछले साल ही बने थे। अभी आपको याद होगा आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद चमकाने के लिए जो क्रिकेटर्स लार यानी कि थूक का इस्तेमाल करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और इस समिति की अध्यक्षता की थी अनिल कुंबले ने। आईसीसी की अभी T20 रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉप करा था इस आईसीसी T20 रैंकिंग को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा और ओडीआई रैंकिंग में टॉप पे रहा था इंग्लैंड। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पतंजलि किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑर्डर मी। तो अभी आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने की अपील की है। तो अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी नाम से लॉन्च करने जा रही है। तो इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस में पतंजलि के अलावा दूसरी कंपनियों के मेड इन इंडिया और स्वदेशी सामान बेचे जाएंगे और इस पोर्टल पर ग्राहकों को मुफ्त चिकित्सा सलाह भी मिलेगी। तो क्या नाम है इस पोर्टल का? ऑर्डर मी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। और गाइज, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ में या कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना। और शाम को देखना मत भूलिएगा मई महीने के तीसरे वाले वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।